हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, जहाँ पर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट के अंदर डेबिट और क्रेडिट में राइट और एसेट्स और लायबिलिटी में क्या क्या आइटम्स आते हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करने वाले। ओके, सो सभी अकाउंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला शुरू करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से कि फाइनल अकाउंट्स होता क्या है। सो फाइनल अकाउंट्स इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो फाइनेंशियल ईयर यानी कि बिजनेस का जो ईयर है वो जब ख़त्म होता है तो साल के एंड में ये फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है, राइट। तो इसमें आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें दी गई होगी, एक है ट्रायल बैलेंस और कुछ एडजस्टमेंट्स, राइट। ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट आर इंपॉर्टेंट इन प्रिपेरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इसके मदद से आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस। तो ये जो ट्रायल बैलेंस है वो होता क्या है, जैसे कि आपने सीखा है पहले 11th स्टैंडर्ड में, पहले आप जर्नल बनाते हो, जर्नल से आप उनको जर्नल एंट्रीज़ को लेजर में पोस्ट करते हो और लेजर की टोटल निकालने पर आप उसे जो बैलेंसिंग फिगर आता है तो उन अलग अलग लेजर्स बनाते हो आप। उसका जो लिस्ट है कि मशीनरी अकाउंट में बैलेंस इतना आया, कैश अकाउंट में बैलेंस इतना आया, फर्नीचर अकाउंट बैलेंस इतना आया, डिस्काउंट अकाउंट बैलेंस इतना आया, तो उसका जो लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस, राइट। और उस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स में तीन चीज़ें बनाते हैं, एक है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट ये आपको क्या देगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हो रहा है आपको वो पता चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से आपको पता चलता है कि नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है फर्म को। एंड बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इन फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ ईयर। यानी साल खत्म होते वक्त बिजनेस के पास कितने एसेट्स है या बिजनेस की कितनी लायबिलिटीज़ है वो आपको एंड में पता चलेगा, किससे, बैलेंस शीट से। ओके, सो क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें दी रहने वाली है, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स, और आपको तीन चीज़ें बनानी है, दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ओके, अब ये आपने 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा है कि आप फाइनल अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते हो तब आप ये तीन चीज़ बनाते हो, राइट। बट 11th में जो आपने फाइनल अकाउंट्स किया था वो आपके सोल ट्रेडर के लिए फाइनल अकाउंट्स था, बट अब हम लोग पार्टनरशिप फर्म के लिए फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने वाले हैं। सो जब पार्टनरशिप फर्म के लिए आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो तब आपको एक अकाउंट और बनाना है, राइट। दो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और बाद में बैलेंस शीट। अब कई सारे स्टूडेंट्स मुझे डाउट पूछते हैं कि सर पार्टनर्स कैपिटल ये बनाना ज़रूरी है क्या, कंपलसरी है क्या, राइट। सो ऐसे तो अगर हम देखें तो सॉल्व एग्जाम्पल जो उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिए हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाया है, उन्होंने डायरेक्टली कैपिटल लिखकर जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में करते थे वैसे ही किया है, बराबर। बट हमेशा मैं एडवाइस करूंगा आपको कि आप पार्टनर्स कैपिटल बनाने की हैबिट रखें। बिकॉज ये पार्टनर्स कैपिटल अलग से क्यों बनाया है, बिकॉज बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो पार्टनर से रिलेट करते हैं, जैसे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। तो अगर सब में 3-4 आइटम्स पार्टनर से रिलेटेड है तो वो सभी चीज़ों को राइट आप बैलेंस शीट में शो करेंगे। इससे अच्छा क्या है कि आप उन्हें क्या करें, पार्टनर्स कैपिटल में अलग से शो करें, राइट। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है पार्टनर्स कैपिटल बनाना ही है, बट इट्स एडवाइजेबल टू ऑलवेज प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अ सेपरेट अकाउंट। ओके, हमेशा आप इसे अलग अकाउंट करके बनाइए। सो ये चार चीज़ें हम लोग हमारे हर सम्स में फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या आता है। इस पार्ट को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, राइट। मैं आपको 2 लेक्चर्स में इसे डिवाइड करूँगा। पहले में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कस करते हैं, फिर बाकी के आइटम्स। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहला ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ऊपर आप डेबिट क्रेडिट लिखते हो, ये मैं खाली आइटम्स डिस्कस कर रहा हूँ। सम्स में जब हम बनाते हैं तो हम लोग 2 कॉलम बनाते हैं, इनर कॉलम आउटर कॉलम, राइट। बट यहाँ पे मैं एक एक आइटम डिस्कस करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने कॉलम्स पे फोकस नहीं किया है, राइट, फॉर्मेट पे फोकस नहीं किया है। हम लोग आइटम्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें, सो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड जो है, राइट, और ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में पहले तो 2 चीज़ें आती है, एक तो गुड्स, बिज़नेस में जो भी गुड्स बिज़नेस में आ रहे हैं या बिज़नेस से जा रहे हैं वो आप कहाँ पर शो करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, इसके अलावा फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जहाँ पर गुड्स बनाए जा रहे हैं, उसके सारे खर्चे आप कहाँ पर शो करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, सो पहले गुड्स वाले आइटम डिस्कस कर लेते हैं। तो बिज़नेस में जो भी गुड्स बिज़नेस में आ रहे हैं, राइट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वो डेबिट में शो किया जाएगा। बिज़नेस से जो गुड्स जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो वो क्रेडिट में शो किया जाएगा।
अब गुड्स आने का रीज़न क्या होता है? तो सबसे पहले जब आप साल की शुरुआत कर रहे हो 1 अप्रैल को, जो भी आपका ईयर है 1 अप्रैल को आप साल की शुरुआत करते हो मान लीजिए, तो उस दिन पर आपके पास लास्ट ईयर से यानी कि 31 मार्च जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें से कुछ स्टॉक ऐसा होगा जो नहीं सेल हुआ रहेगा और उसी से आप इस साल शुरुआत करोगे, राइट? तो वो आपका क्या है? ओपनिंग स्टॉक। जब साल शुरू कर रहे हो तब आपके पास जो स्टॉक पड़ा है ऑलरेडी, राइट, तो वो आपका ओपनिंग स्टॉक है। अब पूरे साल भर ओपनिंग स्टॉक से तो खाली काम नहीं चलेगा, हमें सप्लायर से और माल मंगाना पड़ेगा बेचने के लिए, राइट? तो और जो हम माल मंगा रहे हैं और जो मटेरियल मंगाते हैं वो हमारा क्या होगा? परचेजेस में दिखेगा। ओके, फिर अगर परचेज में से कुछ रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, सप्लायर ने जो गुड्स बेचे हैं उसमें से कुछ ख़राब निकला है तो हम उसे रिटर्न कर देते हैं, तो वो परचेज में से ही क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो परचेज रिटर्न आपको परचेज में से माइनस करना है। इसका दूसरा नाम है परचेज रिटर्न का रिटर्न आउटवर्ड। क्या नाम है दूसरा नाम? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या? रिटर्न मतलब वापस, आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है गुड्स। तो रिटर्न आउटवर्ड कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बार बच्चे रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड में। इतना पता है कि ये परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न है, बट परचेज का है क्या है, सेल्स का, वो याद नहीं रहता। सो रिटर्न आउटवर्ड मतलब सोचिए रिटर्न बाहर जा रहा है, आउटवर्ड मतलब बिजनेस के बाहर। तो बिजनेस के बाहर कब जाएगा? जब पहले आया होगा। तो पहले आया था तब परचेज था, अब जा रहा है वो परचेज रिटर्न है। ओके, सो ये दो है आपके जो गुड्स आने के रीज़न है, दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक और परचेज। अब इसके बाद जब बिज़नेस में से गुड्स जाता है कोई कारणवश, तो उसे आप कहाँ पर शो करते हो? क्रेडिट साइड में। जैसे कि सबसे पहला रीज़न दिया है सेल्स। ऑब्वियस सी बात है, बिज़नेस में से सबसे पहले बिज़नेस हमने चालू ही इसीलिए कि हमने गुड्स बेचना है। तो जब हम गुड्स बेचते हैं तो बिज़नेस में से गुड्स जा रहे हैं तो हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं। अब उसमें ऐसा भी हो सकता है कि हमने कस्टमर्स को जो गुड्स बेचा है उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न आया, कस्टमर को पसंद नहीं आया या तो पहुंचा तो डिफेक्टिव पहुंचा, तो उन्होंने हमको रिटर्न कर दिया, तो वो हम लोग सेल्स में से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या है? रिटर्न अंदर आना, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। तो ये गुड्स पहले बाहर गए थे सेल, अब वापस अंदर आ रहे हैं, दैट इज़ रिटर्न इनवर्ड। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, इसके बाद बिजनेस में से सारे ऐसे रीजंस जो क्या होते हैं, गुड्स बिजनेस में से जब जाते हैं, तो यहाँ पे दिया है गुड्स लॉस बाय फायर। आपके गोदाम में या आपके शॉप में आग लग गई और गुड्स जल गए, तो उतने वैल्यू का गुड्स आपका चला गया, बराबर है, तो वो बिज़नेस से कम हो गए उतने गुड्स, तो आप वो क्रेडिट साइड में शो करेंगे। फिर गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई आपके दुकान में, तो उतने वैल्यू का गुड्स गया आपका, राइट। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आप अपना सेल्स बढ़ाने के लिए, राइट, फ्री में अपना जो गुड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हो एज अ सैंपल, छोटे छोटे क्वांटिटी में फ्री में बांट रहे हो, ताकि लोगों को पसंद आएगा तो फिर वो आपका प्रोडक्ट परचेस करना शुरू करेंगे। ओके, सो ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल से भी आपका क्या हो रहा है, गुड्स तो उतना गया आपका, राइट। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है, कई सारे ऐसे नए प्रोडक्ट जब मार्केट में आते हैं तो वो अपना प्रोडक्ट को सेल्स बढ़ाने के लिए या प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए वो फ्री में बांटते हैं। जैसे कि कोई शैम्पू नया है तो वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दे देंगे उसका, और वो शैशे चिपका के दे देते, राइट। तो वो क्या हो रहा है, उसमें आपको फ्री में दे रहे हैं, राइट, ताकि आप उसे यूज़ करें और अगर आपको बाद में पसंद आएगा तो आप उसके कस्टमर बन जाएंगे, बराबर है। बट कंपनी के हिसाब से सोचोगे तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे सैशे बांटे हैं, तो नहीं करके भी उनके बहुत सारे 20-25 लीटर उनका क्या हो गया होगा, शैम्पू चला गया, तो उतना गुड्स तो उनका कम हो गया, राइट। सो वो क्रेडिट साइड में शो करेंगे, ओके, बिकॉज गुड्स बिजनेस में से जा रहे हैं। फिर वैसे ही है गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, आपने सब अपने कस्टमर को गुड्स भेज रहे हो आप ट्रक या टेम्पो में, और एक्सीडेंट हो गया, तो वो ट्रक या टेम्पो जो है वो खड्डे में गिर गया, राइट, और वो गुड्स गए पूरे आपके। सो उस केस में क्या हो गया, आपका गुड्स उतना नुकसान हो गया, आपके गुड्स बिजनेस में से कम हो गए, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, राइट। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, कि बिज़नेस का जो पार्टनर है वो अपने पर्सनल काम के लिए भी गुड्स क्या कर रहा है, बिज़नेस में से ले जा रहा है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, बिज़नेस से उतने गुड्स गए हैं, तो आप वो क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो कोई भी रीज़न से गुड्स बिज़नेस में से अगर जाता है तो वो आप कहाँ पर शो करते हो, क्रेडिट साइड में शो करते हो। तो ये जो सारे आपको गुड्स वाले आइटम दिख रहे हैं पाँचों, राइट, ये सारे आपको एडजस्टमेंट में दिए रहेंगे। गुड्स लॉस्ट बाय फायर 5000, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 10,000, तो उसके दो इफेक्ट आप देते हैं एडजस्टमेंट के, राइट। तो एक यहाँ पर आएगा और एक आपको फिर उसका दूसरा इफेक्ट जहाँ पर आता होगा वो, तो गुड्स का हमेशा एक इफेक्ट यहाँ पर आता है, तो ये उसी का इफेक्ट आपको दिखाया गया। फिर 31 मार्च को जब आपका साल ख़त्म हो रहा है तो उस समय आपके कुछ स्टॉक है, जो गुड्स है जो बिके नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो जिस तरीके से लास्ट ईयर का जो बिका हुआ नहीं था वो हम लोग ने इस साल शुरू किया, उसे तो हमने डेबिट में लिखा।
इसी तरीके से जो बच गया है हमारे पास, राइट, वो हम लोग नेक्स्ट ईयर ले जाने वाले हैं, तो हम लोग कहाँ पर शो करेंगे, क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो ये सारे आइटम्स हमने अभी देखे, वो सारे किसके रिलेटेड है, गुड्स रिलेटेड, राइट। तो गुड्स जो आ रहे हैं उसके दो रीज़न है, ओपनिंग स्टॉक और परचेज, वो आप डेबिट साइड में शो करेंगे, और परचेज रिटर्न अगर है तो परचेज में से माइनस होगा। उसी तरीके से गुड्स जाने के रीज़न सारे के सारे आपके क्रेडिट साइड में आएंगे। दैट इज़ पहला रीज़न बिजनेस में से गुड्स जाने का सेल होता है, वो अगर कुछ सेल्स रिटर्न है तो उसमें से माइनस किया जाएगा। उसके बाद गुड्स रिटर्न होने के गुड्स बिजनेस में से जाने के अलग अलग रीज़न, और अंत में जो गुड्स हमारे पास बच गया है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक के नाम से हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के सेकेंड पार्ट में। सो ट्रेडिंग अकाउंट के सेकेंड पार्ट में आपको देखना है एक्सपेंसेस, खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे खर्चे जो फैक्ट्री के हैं, जहाँ पर गुड्स बनाए जाते हैं। तो फैक्ट्री के सारे खर्चे आप कहाँ पर शो करने वाले हो, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ पर शो करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। सो देखिए, सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे दिया है फ्रेट। क्या दिया है, फ्रेट। तो फ्रेट का मतलब होता है टैक्सेस। फ्रेट का मतलब क्या होता है, टैक्सेस या कोई चार्जेस, राइट, जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेता है। आप रॉ मटेरियल जब मंगा रहे हो तब आपको जो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए उसको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं आप, फ्रेट। फिर है डॉक चार्जेस। तो कई बार क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल जो है मंगा रहे हो दूसरे देश से, या तो फिर राइट समुद्र किनारे आपके जब रॉ मटेरियल आ रहे हैं शिप के द्वारा, तो वो शिप से वो डॉक जहाँ पर वो बनाया जाता है जगह है, डॉक मतलब क्या होता है, पोर्ट, जहाँ पर वो शिप रुकते हैं और सारा सामान क्या किया जाता है, वहाँ पर रखा जाता है। बट आपको डॉक से जब आप सामान मंगा रहे हो तो आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, पेपर वर्क होता है, बहुत सारे लाइसेंस लेना, डॉक्यूमेंट लेना, वो सब चीज़ कंफर्म किया जाता है, बराबर है। आप कौन हो, सेलर, बायर, सब चीज़ चेक करते हैं। तो वो समय, जितना टाइम आपका वो सामान डॉक पर पड़ा रहा, उसके लिए आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा, राइट। सो उसे कहते हैं डॉक चार्जेस। तो अगेन ये रॉ मटेरियल मंगाने के वक्त आपको खर्चा करना पड़ रहा है, राइट, और ये फैक्ट्री में जाने वाले गुड्स, तो इसीलिए ये कहाँ पर दिखाना है आपको, फैक्ट्री में दिखाना है। इसके बाद कस्टम ड्यूटी। तो जिस तरीके से आपने पानी के द्वारा मंगाया तो आपने डॉक चार्जेस पे किया। अगर आप हवाई जहाज़ द्वारा मंगा रहे हो, राइट, एयरपोर्ट पर जब आपके वो प्लेन लैंड होगा और आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, राइट, कार्गो प्लेन भी होते हैं, राइट। सो एयरवेज से जब आपका सामान आ रहा है और वहाँ पे आप जो ड्यूटी पे कर रहे हो, ड्यूटी मतलब चार्जेस होता है बेसिकली, राइट, टैक्स होता है, तो वो जो आप पे कर रहे हो उसे आप क्या कहेंगे, कस्टम ड्यूटी कहेंगे, उसे आप क्या कहेंगे, कस्टम ड्यूटी। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्टिव या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। MFG मतलब क्या है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग। सो प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वेजेस अगर आप पे कर रहे हो तो उसे आप क्या कहेंगे, ये फैक्ट्री का खर्चा है। प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, फैक्ट्री में, बराबर। फिर नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी। तो वेजेस एंड सैलरी, ये दो टर्म आपको ध्यान से समझना है। वेजेस नॉर्मली हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं वर्कर्स को दिया जाता है जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। सैलरीज ऑफिस पर्सन को जो जनरली मंथली पे किया जाता है। नॉर्मल बेसिक फ़र्क क्या होता है वेजेस और सैलरी में, कि वेजेस जो है वो आपके मंथली भी हो सकते हैं, राइट, और कई सारे वर्कर्स को वीकली भी दिया जाता है, डेली वेजेस भी दिया जाता है, रोज़ का पगार, राइट। जैसे कि वो जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते तो उनका रोज़ का पगार भी होता है, 4-4 दिन में पगार भी होता है उनका, राइट। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग सिचुएशन होते हैं, तो उनको नॉर्मली हम लोग वेजेस बोलते हैं, और सैलरी नॉर्मली मंथली ही होता है वैसा, राइट। बट यहाँ पे हम लोग फाइनल अकाउंट्स के लिए क्या करते हैं, वेजेस जो है वर्कर्स के हिसाब से हम लोग फैक्ट्री में डालते हैं, और अगर सैलरीज बोला है तो हम लोग उसे ऑफिस का समझते हैं और उसे हम लोग कहाँ पर पुट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। बट अभी क्या होता है, क्वेश्चन में कई बार ट्विस्ट होता है कि वो वेजेस और सैलरी साथ में देते हैं। तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट वर्ड क्या दिया आप उस पर फोकस कीजिए। जैसे कि अगर वेजेस एंड सैलरी दिया है 5000, तो वेजेस वर्ड फर्स्ट है तो आप उसे कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड। अगर सैलरी एंड वेजेस 3000 बोला है तो फर्स्ट वर्ड सैलरी है, तो आप यहाँ पे सैलरी है समझेंगे और उसे कहाँ पर पुट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये सैलरी और वेजेस रिलेटेड वो लोग ट्विस्ट कर सकते हैं। खाली वेजेस दिया है तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, खाली सैलरी दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। बट अगर सैलरी एंड वेजेस दिया है तो फर्स्ट वर्ड सैलरी है तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस एंड सैलरी बोला तो फर्स्ट वर्ड वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो जब दोनों साथ में दिया तो आपको फर्स्ट वर्ड देखना है और उसके हिसाब से पोस्टिंग करना है। क्लियर हुआ आपको ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी। तो अगर आप दूसरे कंट्री से जब सामान मंगा रहे हो, राइट, तो आप इंपोर्ट कर रहे हो, बराबर है, और वहाँ पे जो आप ड्यूटी टैक्स पे करते हो, बराबर, वो आप कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, ये सब चीज़ जो हम लोग पे कर रहे हैं, राइट,
ये सब रॉ मटेरियल मंगाने के लिए मंगाते वक्त आपको पे करना पड़ रहा है, इसीलिए आप उसे कहाँ पर पुट कर रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोल, गैस, फ्यूल, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस। ये सारी चीज़ें आपको मशीन्स में, फैक्ट्री में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, राइट। कोल मतलब कोयला, गैस वो सब कई बार मशीन्स एंड ऑल में यूज़ होते हैं, फ्यूल मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब। तो कई सारे मशीन्स होते हैं जो डीजल पर चलते हैं, राइट। सो वहाँ पर ये फैक्ट्री में इनका यूज़ होता है। वैसे ये मोटिव पावर, तो जब ज़्यादा वोल्टेज का पावर यूज़ किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोटिव पावर कहते हैं। खाली इलेक्ट्रिसिटी कहा तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। मोटिव पावर मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा वोल्टेज में जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो मोटिव पावर कहते हैं, और वो जनरली फैक्ट्रीज में होता है, तो इसीलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहे हैं। फिर मशीन्स को स्मूथली वर्क करे इसीलिए ऑयल डाला जाता है उनमें, राइट, ग्रीसिंग किया जाता है उनका। तो ये सब बेसिकली मशीन्स और प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, रॉयल्टीज़। रॉयल्टीज़ ऑन प्रोडक्शन या रॉयल्टी ऑन परचेज। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए रॉयल्टीज़ का मतलब क्या होता है, आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, राइट, आपने किसी से परमिशन लिया है और आप उनको उस परमिशन के बदले पैसे देते हो, वो होता है रॉयल्टीज़, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, चेतन भगत एक नॉवेल राइटर है, जिन्होंने अभी ये जो मूवी आई थी 3 इडियट्स, 2 स्टेट्स, ये सब उनके नॉवेल से लिए गए हैं, पीके भी। सो उन जो नॉवेल लिखते हैं, राइट, उनका जो लव स्टोरी या ऐसा बहुत सारे ऐसे स्टोरी बुक्स होते हैं, बराबर। सो वो जो नॉवेल्स जो लिखते हैं उनके पास स्टोरी होती है, बट वो प्रिंटेड बुक नहीं होती ऐसे, वो रफ में उन्होंने एक डायरी वायरी में लिखा होगा पूरा स्टोरी। अब उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सबको प्रिंट कराए, ना ही उनका प्रिंटिंग प्रेस है। तो कोई प्रिंटिंग प्रेस वाला पर्सन उनको अप्रोच करता है कि सर आपके पास कोई नया स्टोरी है तो बताइए, मैं प्रिंट करता हूँ और आपको उस पर पैसे भी दूंगा। तो आप प्रिंटिंग प्रेस वाले के हिसाब से सोचिए, यहाँ पर अगर वो चेतन भगत से डील कर रहे हैं कि सर मैं जितने बुक्स आपके प्रिंट करूँगा ना, उन हर एक बुक के पीछे आपको मैं 20 रुपये दूंगा। सो ये जो 20 रुपये वो दे रहा है, राइट, वो कंपनी के लिए, यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस वाला है उसके लिए तो खर्चा है, बराबर। और ये खर्चा कहाँ पर डिसाइड हो रहा है, फैक्ट्री में। बिकॉज अगर मैं 1000 बुक प्रिंट कर रहा हूँ तो 1000 × 20 के हिसाब से मुझे पेमेंट करना है। तो ये जो मेरा खर्चा हो रहा है ये फैक्ट्री में हो रहा है, राइट, जितना प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन या रॉयल्टी ऑन परचेस। और क्वेश्चन में एक और एक आइटम है रॉयल्टी से रिलेटेड, जिसे कहा जाता है रॉयल्टी ऑन सेल। क्या है रॉयल्टी ऑन सेल? अब यहाँ पे आपको मैं फ़र्क भी बता देता हूँ। रॉयल्टी ऑन परचेज या रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन एक ही होता है, और रॉयल्टी ऑन सेल अलग चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिंटिंग प्रेस वाला और मैंने चेतन भगत से कहा कि सर मैं जितने बुक प्रिंट करूँगा ना, मैं आपको उसके हिसाब से हर एक बुक के पीछे 20 रुपये दूंगा। बट मैं प्रिंटिंग प्रेस वाला होकर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने बुक प्रिंट कर लिए, मान लीजिए मैंने 10,000 कॉपी, 10,000 बुक प्रिंट किए, बट मार्केट में बिके नहीं, तो सेल नहीं हुए, तो मैंने तो इनको 20 रुपये दे दिया बुक के पीछे, बट मार्केट में सेल ही नहीं हुआ, तो सब मेरे गले पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पर अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकता है, डील कर सकता है राइटर से कि सर मैं क्या करता हूँ, सब रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ इतना, तो मैं क्या करूँगा, जितने बुक आपके सेल होंगे ना, मैं आपको उसके ऊपर पैसे दूंगा। मैं आपको क्या करूँगा, जितने बुक सेल होंगे उसके हिसाब से पैसे दूंगा। तो वो प्रिंट कर लेता है, फिर अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को अलग अलग दुकान पे सबको बुक पहुंचा देता है। फिर हर महीने रिपोर्ट लेता है उनसे कि कितने कॉपी सेल हुए, और जितने कॉपी सेल हुए उसके हिसाब से वो राइटर को क्या करेगा, पैसे देगा। तो वो है रॉयल्टी ऑन सेल। वो क्या है, रॉयल्टी ऑन सेल। तो वो रॉयल्टी ऑन सेल कब पता चल रहा है, जब गुड्स फैक्ट्री से बाहर निकल जाते तभी ना। तो इसीलिए रॉयल्टी ऑन सेल जो है वो आपको फैक्ट्री में नहीं पता चलता, बिकॉज वो प्रिंट के हिसाब से नहीं, जितने मार्केट में सेल होंगे उसके हिसाब से है। तो इसीलिए आप रॉयल्टी ऑन सेल यहाँ पर नहीं शो करेंगे, आप उसे कहाँ पर शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है या रॉयल्टी ऑन परचेज है तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। रॉयल्टी ऑन सेल है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, डेबिट साइड में। दोनों ही डेबिट साइड में आने वाले, बिकॉज दोनों ही खर्चे हैं। बट एक है कि अगर फैक्ट्री का कौन सा होता है, परचेज या प्रोडक्शन पे किया है तो। ओके। और अगर कई बार ऐसा भी होता है कि सर मैंने एक बार क्वेश्चन में देखा था, कई स्टूडेंट पूछते हैं सर खाली रॉयल्टी दिया है, उसके आगे ना ही रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन बोला है ना ही ऑन सेल बोला है। तो ऐसे टाइम पर जब रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन या रॉयल्टी ऑन सेल कुछ मेंशन नहीं है तो आप समझेंगे कि वो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है। आप क्या समझेंगे, उसको रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है, तो आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। सो खाली रॉयल्टीज़ दिया है तो आप वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रॉयल्टी ऑन सेल दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। क्लियर हुआ आपको? तो जो ऐसे कंफ्यूजिंग आइटम है जैसे कि वेजेस और सैलरी, रॉयल्टी ऑन सेल्स, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, तो ये मैं आपको इसी समय डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपको वो पार्ट क्लियर हो जाए।
ठीक है। सो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। डेबिट साइड में ये आइटम्स जो हमने डिस्कस किए इसके अलावा और भी है, राइट। तो पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला दिया है प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस मतलब क्या होता है? बेसिक पैकिंग, प्राइमरी मतलब फर्स्ट, और दूसरा होता है सेकेंडरी पैकिंग। सो प्राइमरी पैकिंग जो होती है, राइट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क, राइट, अभी सबने देखा है डेयरी मिल्क चॉकलेट। और मान लीजिए वो 5 रुपये 10 रुपये वाले छोटे छोटे जो डेयरी मिल्क आते हैं, कंपनी जब वो ये डेयरी मिल्क बनाएगा, राइट, वो डेयरी मिल्क के 4 छोटे छोटे स्क्वायर है, या 10 रुपये का है तो थोड़े ज़्यादा रहेंगे। तो उस केस में क्या होता है, वो जो चॉकलेट बना रहे हैं वो सबको उन्होंने सब पहले तो मेल्ट करेंगे चॉकलेट को, फिर उसको शेप दे के ठंडा करेंगे। अब वो ठंडा करने के बाद ऐसे बास्केट में तो नहीं डाल सकते सारे 4-4 टुकड़े, बराबर है, नहीं तो क्या होगा, गर्मी होगा तो फिर वो चिपक जाएंगे, एक दूसरे से चिपकने लगेंगे। तो वहाँ पर क्या है, जैसे ही वो ठंडे होते तुरंत उनका पैकिंग करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो ये पैकिंग जो है वो कहाँ पर हो रहा है, फैक्ट्री में ही करना पड़ेगा। जैसे वो मशीन से बाहर आए तुरंत उसको पैक कर दो ताकि एक दूसरे से चॉकलेट चिपकना बंद हो। ओके, तो वो जो पैकिंग हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी पैकिंग। उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी पैकिंग। और ऑब्वियसली ये फैक्ट्री में हो रहा है इसीलिए फैक्ट्री में पुट कर रहे हैं। इसी का एक और एक पार्ट है सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। अब मान लीजिए ऐसे है 5 रुपये वाले डेयरी मिल्क, 10 रुपये वाले डेयरी मिल्क, वैसे ही किटकैट भी आते हैं छोटे छोटे, 5 स्टार भी आते हैं छोटे छोटे, राइट। और आपने देखा होगा सेलिब्रेशन, कैडबरी सेलिब्रेशन का बड़ा बॉक्स आता है, राइट। उसमें ये सारे छोटे छोटे चॉकलेट्स को अच्छे से सेट करके रखे, बराबर। तो वही जो पैकिंग किया जा रहा है कैडबरी का, सेलिब्रेशन का, वो फैक्ट्री में नहीं करने की ज़रूरत, राइट, बिकॉज फैक्ट्री में इतनी जगह नहीं है। क्योंकि अगर मैं ये पैकिंग से फैक्ट्री में कराऊंगा तो फैक्ट्री में और जगह लगेंगी। तो वो क्या करते हैं, ये छोटे छोटे पैकेट्स बनाने के बाद ये सारे जो बने हैं चॉकलेट्स उन्हें कहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, वेयर हाउस में। कहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, वेयर हाउस में, जहाँ पर गुड्स स्टोर किया जाता है। और वेयर हाउस में 10-15 लोग ऐसे रहेंगे जो ये सब चीज़ों का क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे पैकिंग कर रहे हैं, बराबर। और वहाँ पे ये सब कैडबरी सेलिब्रेशन के बॉक्स वो सब पड़े हुए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर मैं फैक्ट्री में रखूँगा तो फैक्ट्री का जगह और बड़ा करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए ये सब चीज़ें कहाँ पर होती है, वेयर हाउस में। तो ये जो दूसरी पैकिंग कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। और ये सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस फैक्ट्री में नहीं हो रहा। ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेनी है कि फैक्ट्री के बाहर वेयर हाउस होता है, और वेयर हाउस के जो खर्चे हैं या वेयर हाउस में होने वाले जो खर्चे हैं वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं शो करते। क्योंकि वेयर हाउस कहा मतलब फैक्ट्री के जैसे ही गुड्स बाहर हो गया तो वो सारे खर्चे कहाँ पर आने वाले, प्रॉफिट एंड लॉस। एक बार बिजनेस में जो भी फैक्ट्री के बाहर के खर्चे हैं वो सारे के सारे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करने हैं। सो मैंने आपको क्या कहा, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस फैक्ट्री में ही किए जाते हैं, इसीलिए उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। सेकेंडरी पैकिंग वेयर हाउस में बैठकर किया जाएगा आराम से, तो इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे हम। ओके, फिर यहाँ पर देखिए लाइटिंग एंड हीटिंग, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, ये 3 आइटम ऐसे हैं कि वो फैक्ट्री में भी आते हैं और प्रॉफिट एंड अपना ऑफिस में भी आते हैं। बट यहाँ पे ये तीनों में वर्ड देखिए फैक्ट्री बताया ना उन्होंने, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो क्वेश्चन में अगर आपको दिया है फैक्ट्री रेंट या फैक्ट्री लाइटिंग या फैक्ट्री इंश्योरेंस तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखिए। अगर वहाँ पे लिखा है ऑफिस रेंट, ऑफिस इंश्योरेंस या ऑफिस लाइटिंग तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखिए। बट अगर रेंट या खाली इंश्योरेंस बोला है, उसके आगे ऑफिस या फैक्ट्री बताया नहीं है, तो आप उसे ऑफिस का समझेंगे। तो आप उसे क्या समझेंगे, ऑफिस का समझेंगे, और उसे आप कहाँ पर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। क्लियर हुआ मैंने आपको क्या कहा, ये 3 आइटम्स जो है, ये तीनों में अगर समझिए ऑफिस बोला है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखिए, फैक्ट्री बोला है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में लिखिए, और अगर कुछ भी नहीं कहा है ऑफिस या फैक्ट्री तो आप उसे क्या समझे, ऑफिस का खर्चा है और उसे आप कहाँ पर शो करें, प्रॉफिट एंड लॉस में शो करें। ओके, अब इसके बाद है नेक्स्ट आपका वर्क्स मैनेजर सैलरी। क्या है आपका, वर्क्स मैनेजर सैलरी। वर्क्स मैनेजर नॉर्मली आप कहते हैं सर मैनेजर तो ऑफिस में होता है, राइट। ये वर्क्स मतलब होता है फैक्ट्री, वर्क्स का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री। तो वर्क्स मैनेजर सैलरी मतलब क्या होता है, फैक्ट्री में मैनेजर रखा हुआ है। बिकॉज ऐसे है कि मेरे पास 100 एम्प्लॉयज़ है, 100 वर्कर्स है जो काम कर रहे हैं, बट वो स्किल्ड नहीं है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस है, उनको काम आता है, बट क्या है, प्रॉपर थियरी उनके पास स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर 10 वर्कर के पीछे या हर 15 वर्कर के पीछे एक इंजीनियर को रखा है जो वो काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करेगा, उन्हें देखेगा कि वो बराबर कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। तो वो जो मैनेजर हमने रखा है वो हमारे लिए क्या हो गया, वर्क फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो इसके लिए जो मैं सैलरी उसे पे कर रहा हूँ, भले वर्ड सैलरी दिया है बट वो पर्सन जो है, वो मैनेजर जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, इसीलिए वो वर्क्स मैनेजर सैलरी कहा जाएगा। और इसे हम कहाँ पर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। ओके,
इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस तो आपको पता ही है, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हो और आपको जो बैलेंस आता है, अगर वो बैलेंस डेबिट साइड में आया तो आप उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर वो क्रेडिट साइड में आता है तो उसे हम कहते थे ग्रॉस लॉस, राइट। तो ये हो जाता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम्स, डेबिट के भी हमने देखे और क्रेडिट के भी हमने क्लियर किए। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, फिर हम डेबिट साइड पर आ जाएंगे। सो यहाँ पर क्रेडिट साइड में सबसे पहला देखिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में अभी क्लोज करते समय ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन हमें आया था, राइट। देखिए यहाँ पे मैं पीछे करता हूँ आपके लिए, राइट। तो ये जो आया है ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, क्लोज करते वक्त जो आता है कैरी डाउन, उसे आप नेक्स्ट फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट है अपोजिट साइड लेकर आते हो। तो यहाँ पे डेबिट साइड में आया है बैलेंस, वो आप क्या करेंगे, अपोजिट साइड में लेकर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, राइट। तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर लॉस आया होता तो वो यहाँ पर लाया जाएगा डेबिट साइड में वैसे, ठीक है। तो ये आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या होता है देखिए, तो फैक्ट्री के बाहर जो भी खर्चे हो रहे बिजनेस में, बिजनेस के रिलेटेड खर्चे, अब वो वेयर हाउस में हुए हो या ऑफिस सेटअप है वहाँ पर हुआ हो, या बैंक के को रिलेटेड चार्जेस है, या बिज़नेस में आप एडवर्टाइज़ करवा रहे हो, रोड पर एडवर्टाइज़ करते हो, ये सारे जो खर्चे हैं बट वो फैक्ट्री के बाहर हुए और बिज़नेस के लिए हुए, तो वैसे खर्चे आपको शो तो करने पड़ेंगे क्योंकि बिज़नेस के लिए हुए, बट ये फैक्ट्री में नहीं हुए। तो ऐसे सारे खर्चे जो फैक्ट्री के बाहर हो रहे हैं लेकिन बिज़नेस के हैं, तो उन्हें हम लोग कहाँ पर शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। उसी तरीके से फैक्ट्री के बाहर होने वाले जो इनकम है हमारे, राइट, जो प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करते, वो सारे इनकम हम लोग कहाँ पर शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो इनकम क्रेडिट साइड में बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर है आपको ये। अब क्रेडिट साइड की बात करें तो देखिए यहाँ पे नाम दिया गया है कमीशन रिसीव्ड, कि बिज़नेस को कोई कमीशन मिल रहा है, कोई काम कर रहा है, किया है बिज़नेस ने, राइट, और उनको कमीशन मिला। हो सकता है कई सारे बिज़नेस के कमीशन पर चलते, जैसे कोई रियल इस्टेट बिज़नेस है, फ्लैट बेचते हैं, घर बेचने वाले, तो वो सब डील करवाएंगे तो उनको कमीशन मिलता है, तो वो उनका इनकम है, तो वो कहाँ पे शो करेंगे, क्रेडिट साइड में कमीशन रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेचने वाला बंदा हो तो राइट, और मुझे कोई डिस्काउंट मिला है मेरे सप्लायर से, तो मैंने डिस्काउंट अगर कुछ रिसीव किया तो मेरा पैसा बच रहा है, मेरे लिए इनकम है, वो क्रेडिट साइड में शो करता हूँ। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमारा बिज़नेस का बैंक अकाउंट है, हमारे बिज़नेस के जो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में रखे हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, बराबर, तो वो हमारे लिए इनकम हो गया, तो हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड, हमारे पास पैसे हैं, हम लोग बिज़नेस सालों से कर रहे हैं, जो भी पैसा बच रहा है वो हम लोग कहीं पर इन्वेस्ट भी करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें हमें रिटर्न्स मिल रहा है, राइट। तो शेयर्स के पीछे जो आपको रिटर्न्स मिलता है उन्हें आप कहते हैं डिविडेंड, उन्हें आप क्या कहते हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड मतलब क्या है, जब मैं कोई शेयर्स परचेस करता हूँ तो कंपनी मुझे कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा उसके पीछे कंपनी मुझे क्या करेगा, प्रॉफिट का हिस्सा देगा, और वो जो प्रॉफिट का हिस्सा मुझे दे रहा है कंपनी, उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। ओके, सो मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ, बट हमारे पार्टनरशिप फर्म ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो वो कंपनी हमें जो डिविडेंड दे रहा है वो हमें मिल रहा है, इनकम है हमारे लिए, तो हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे, राइट। फिर हमारा बिजनेस है, बट हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, जगह बहुत बड़ा है, हमें उतनी पूरी जगह की यूज़ नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह किसी दूसरे बिजनेस वाले को रेंट पर दे दिया, तो हमें रेंट मिल रहा है, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो इनकम हो गया, तो रेंट रिसीव्ड हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे। फिर है सन्ड्री या मिसलिनियस इनकम, सो यानी छोटा मोटा कोई इनकम होता है उसे हम लोग सन्ड्री या मिसलिनियस इनकम कहते हैं। सन्ड्री इनकम या मिसलिनियस इनकम, जैसे मिसलिनियस इनकम मतलब, सन्ड्री इनकम या मिसलिनियस इनकम का मतलब क्या होता है, छोटे मोटे इनकम, जैसे कि रद्दी बेचकर पैसे आया, राइट। तो ऐसे जो इनकम होते हैं वो छोटे मोटे इनकम कहते हैं उसे, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ऑब्वियसली बात है इनकम है तो क्रेडिट साइड में आएगा। फिर है नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कि बिज़नेस में हमने कोई एसेट हमारा बेचा और उसमें हमें जो प्रॉफिट हुआ है, जो फ़ायदा हुआ है, राइट, वो हम लोग फ़ायदे का पार्ट हम लोग कहाँ पर शो करते हैं, यहाँ पर। ओके, तो वो हमारे लिए इनकम है। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ये चीज़ें कभी कभी डेबिट साइड में भी आती है, ये चीज़ें कभी कभी डेबिट साइड में भी आती है। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि अगर वर्ड रिसीव्ड दिया है तो आप उसे इनकम समझेंगे, अगर आपको वर्ड रिसीव्ड दिया है तो आप उसे क्या समझिए, इनकम समझिए, और अगर वहाँ पे वर्ड रिसीव्ड ऐसा कुछ दिया नहीं है तो आप उसे एक्सपेंस समझेंगे, ठीक है।